हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम कैरिंग द स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लाइफ स्टाइल डिजीज़ एंड द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स एंड द कार्डिक प्रॉब्लम्स। तो आज हम बात ये करेंगे कि मिस्टीरियस नमूनिया क्या है। आजकल आपने अभी सुन रहे हैं, आप न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि चाइना में दोबारा से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बच्चों को शुरू हो गए हैं और उसको एक नाम दिया गया है कि भाई मिस्टीरियस नमूनिया हो गया है। मतलब इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि जो सिम्टम्स हैं वो नमूनिया जैसे हैं। सिम्टम्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा या जो सीजनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जैसे हैं। एग्जैक्टली अभी तक हमारे पास कोई क्लिनिकली कंफर्मेटरी रिपोर्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारा मिथ लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने लेवल पे बात कर रहे हैं और अगेन मीडिया ने ये शुरू कर दिया है एक फियर साइकोसिस डेवलप करना। लेकिन आपको क्लियरली एक बात समझनी चाहिए कि देखो, जब भी वेदर चेंज होगा, जब भी सर्दियाँ आएंगी तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे कम या ज़्यादा। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ है कि म्यूटेशन हुआ है या फिर अभी तक भी चाइना से कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इन्फ्लुएंजा है या फिर कोविड है या फिर कोई नई बीमारी है या फिर कुछ और दूसरा कुछ है, तो अभी कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सिम्टोमेटिक या जो डेटा है हमारे सामने या जो रिपोर्ट्स हमारे सामने, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करता हूँ। तो आप सबसे पहले तो आप घबराइए मत, बेचैन मत होइए, परेशान मत होइए। देखो, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के जो सिम्टम्स हैं, वो जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनसे मिलते जुलते हैं और जो इलाज है वो पहले से जो एग्जिस्ट करता है इलाज, जो इलाज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में दिए जाते हैं वही इलाज करने की आवश्यकता है। आप डॉक्टर हों, पेशेंट हों या स्टूडेंट हों, आपको बेसिक क्लियर एक बात समझ लेनी चाहिए कि अननेसेसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को चेंज करना हार्मफुल है। उससे पेशेंट को बहुत बड़े नुकसान होते हैं, क्योंकि जब तक किसी भी मेडिसिन के बारे में पूरा रिसर्च ना हो जाए, पूरी रिपोर्ट्स ना आ जाए, पूरा डेटा ना कलेक्ट हो जाए और एक क्लियर कट गाइडलाइंस ना मिले अथॉरिटी के द्वारा, तब तक किसी भी डॉक्टर को हिट एंड ट्रायल पे कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में नहीं यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि कोविड में जनरली ये हुआ था कि जिन्होंने भी नए मॉलिक्यूल ट्राई किए या हिट एंड ट्रायल किया, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुए या अननेसेसरी स्टीरॉयड दिए गए। तो ये सब नहीं करना है और एज ए पेशेंट आपको पैनिक नहीं होना है। अब मैं वन बाय वन इन चीज़ों को क्लियर करता हूँ कि जो मिस्टीरियस नमूनिया है या जो नई प्रॉब्लम्स है उसमें सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स में कफ हो सकता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, चेस्ट में कंजेशन हो सकता है और बिस्लिंग साउंड मतलब खर खर की आवाज़ या सीटी जैसी साउंड आ सकती है नाइट में। कंजेशन के साथ फीवर हो सकता है। तो यदि ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 से 4 रेड फ्लैग हैं जिनको आपको समझना चाहिए। यदि आपका बच्चा लेस देन 3 ईयर है, हाई ग्रेड फीवर है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है और वो नॉर्मल मेडिसिन से यदि मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना चाहिए या फिर हॉस्पिटल्स में बच्चे को एडमिट कराना चाहिए, एक चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, जिससे कि ये आइडिया हो कि बच्चे को नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, कोल्ड एंड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, चेंज ऑफ वेदर, वायरल है या फिर कोई नमूनिया जैसी कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है। देखो, फर्स्ट 2-3 डेज़ में तो नमूनिया नहीं होता है और ना ही उसका इमीडिएटली कुछ पता लगेगा। लगभग 5 डेज़ के बाद पिक्चर क्लियर होती है। तो फर्स्ट 3 डेज़ आप सिम्टम्स को मैनेज करिए, रेस्ट करिए, अच्छे से लिक्विड डाइट लीजिए, अच्छे से बात लीजिए और अपने को ड्राई फ्रिक्शन करिए, मतलब आसपास सूखा रखिए, बहुत ज़्यादा वेट ना हो, फंगस ना हो और सन एक्सपोजर मिल जाए तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अब उसके बाद आती है कि भाई चेस्ट एक्सरे हो गया, यदि नमूनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं या फिर कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन का कोई इंडिकेशन मिलता है तो क्या करने की ज़रूरत है। देखो, जनरली हुआ क्या है कि चाइना में एक जगह, एक ग्रुप में मल्टीपल इन्फेक्शंस हो गए बच्चों को और वही एक कन्फ्यूजन का कारण बना है। क्योंकि जब बहुत सारा इन्फेक्शंस होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में यदि मतलब वायरल ओवरलोड हो रहा है तो वो स्प्रेड करता है और फिर डिफरेंट तरीके से वो रिएक्ट भी करता है और डिफरेंट सिम्टम्स हर इंसान में अलग दिखाई दे सकते हैं। तो उससे पैनिक नहीं होना है। रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी आपको कोई सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपका गला चौक हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है।
प्लस नमूनिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, और वायरल माइकोप्लाज्मा एक नई कंडीशन डेवलप हो रही है। देखो इसमें क्या है कि कोई भी नया सिम्टम्स नहीं आया है, ये सब नमूनिया में या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन कुछ पेशेंट में कुछ सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, कुछ नए इंडिकेशन दिख रहे हैं अल्ट्रासाउंड के लेवल पे या सीटी स्कैन के लेवल पे। तो उसको समझने की ज़रूरत है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि दुनिया में वैक्सीनेशन हुआ है, कोविड आया है, उसके बाद रेस्पिरेटरी जो आपका हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, और रेस्पिरेटरी जो आपका सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इन्वायरमेंट के प्रति उसका एक नेगेटिव रिएक्शन भी डेवलप हो रहा है। तो इसको समझने की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोगों में पोस्ट वायरल या पोस्ट कोविड या पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद बॉडी का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल गया है। तो आपको एज ए डॉक्टर ये चाहिए कि आप इम्यूनिटी को भी समझें, उसका पोस्ट वायरल या पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं या जो वीकनेस आई है, जो इम्यूनिटी का जो रेस्पॉन्स है वो बदला है, उसको भी स्टडी किया जाना चाहिए, तो फिर एक बेटर इलाज मिल पाएगा। बट अभी तक भी ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है ऐसा कोई डेटा नहीं है, और इसमें कुछ नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं ऐसा भी नहीं है। ये एक नॉर्मल नमूनिया या नॉर्मल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरह ही है, बट फिर भी आप बचाव जितना कर सकते हैं उतना करें, अच्छे से लिक्विड डाइट लें, पूरी नींद लें, और हरी लाल सब्जियां जितना आप खा सकते हैं, दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। और सन एक्सपोजर आप रखें तो इससे आपको काफ़ी मदद होगी। यदि आपको पहले से कोई ब्रोंकल अस्थमा है या अस्थमा की हिस्ट्री है या एलर्जिक अस्थमा डेवलप होता है या बहुत जल्दी जल्दी आपको कफ कोल्ड होता है और ठीक होने में वो काफ़ी समय लेता है, तो फिर आपकी रेस्पिरेटरी जो इम्यूनिटी है वो इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, उसको फिर देखने की ज़रूरत है। बट पैनिक लेने की या घबराने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका नॉर्मल इलाज जो ट्रेडिशनली नमूनिया का इलाज है वही इसका इलाज है, और जो नमूनिया में सिम्टम्स होते हैं लगभग वही सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं, और इसको नमूनिया की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, और नमूनिया की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता है। बट अननेसेसरी स्टीरॉइड या मल्टीपल थेरेपी नहीं लगानी है। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है चेस्ट के लेवल पे, वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और उससे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी और दूसरी और प्रॉब्लम्स आते हैं, और फिर सिम्टम्स भी चेंज हो जाते हैं, तो उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो पैनिक नहीं करना है, मल्टीपल थेरेपी नहीं लगाना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट, ड्राई फ्रिक्शन करना है, आसपास ड्राई एरिया रखना है। इफ़ मोर देन 3 डेज हो गए हैं, सिम्टम्स नहीं मैनेज हो रहे हैं, तो इमीडिएटली स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना है या फिजिशियन को दिखाना है। दैट इज़ द ओनली राइट वे। यदि आप पब्लिक मतलब कम्युनिटी के साथ आपका एक्सपोजर है तो मास्क लगा के जाना है, और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, और जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं, अभी कुछ दिन आप उससे बचिए। तो दैट इज़ अ रियली हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ, और यही एक प्रिवेंशन है, यही एक मैनेजमेंट है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।